क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास में। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, गारंटी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, ठोस अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अनियमित ठोस है? क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 का उत्तर देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ग्लास, कांच। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड का आप लोग उत्तर देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर, आयनिक ठोसों में इकाई कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आप लोग उत्तर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, Cu यानी कॉपर। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 यहाँ पर, एफसीसी कोशिकाओं में एक इकाई कोशिकाओं में कितने परमाणु होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 होते हैं। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित गलनांक। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, एफसी संरचना में परमाणु की समीपस्थ संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, ठोस अवस्था के अध्ययन में प्रयुक्त एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी में क्या ज्ञात किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक संरचना। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 यहाँ पर, यदि एक घन आकृति में केवल कोनों पर ही परमाणु हो तो इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरल घन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, किसी ठोस को विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंधों की प्रकृति पर। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, किस प्रकार के ठोस में धातु के परमाणु धनावेशित आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धात्विक ठोस। चलिए सभी विद्यार्थी अगला चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, किसी विलयन को सत्य विलयन कहा जाता है यदि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कण आकार 1 नैनोमीटर से छोटा हो। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, विलयन की मलरता किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान पर। चलिए अगला क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, हेनरी का नियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब और घुलनशीलता से। चलिए सभी विद्यार्थी अगला प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 है पर, कोलिगेटिव गुणों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंग। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पर, यदि कोई वाष्प दाब को घटाता है तो वह कौन सा गुण दिखा रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलिगेटिव गुण। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, यदि कोई विलयन अवयव ए और अवयव बी से बना है तो राउल्ट का नियम कहता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल वाष्प दाब ए और बी के मोल अंश पर निर्भर करता है। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, वाष्प दाब किसके द्वारा कम होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैर वाष्पशील विलय।
चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, असमोतक दाब का ऐसा मात्रक है, इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर सी पास्कल होता है, पास्कल। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक कोलिगेटिव गुण नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलीय संरचना। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, जब दो तरल आपस में मिलते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो उनका विचलन होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। चलिए सभी विद्यार्थी अगला चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा में। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पर, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एनोड से कैथोड। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, किसका चालकत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 का उत्तर देखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी NaCl का जलीय विलयन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा एन रासायनिक ऊर्जा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, सेल विभव किसमें पाया जाता है, 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वोल्टमीटर। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर, SHE का इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.0 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गैल्वेनिक सेल बना सकता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा Zn2+ और Cu2+। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर, नट समीकरण किसके लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, बैटरी जो बार बार रिचार्ज हो सकता है उसे कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक सेल। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत स्रोत से कैथोड तक। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर अगला चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिक्रिया की दर से। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, यदि किसी अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक पर निर्भर करती है तो वह कहलाती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एक बी अभिक्रिया। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिकारकों को सक्रिय करने के लिए होती है। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तापमान। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, शून्य क्रम की अभिक्रिया में दर होती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
आर्हेनियम समीकरण है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्प्रेरक। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पर, किसी अभिक्रिया को अर्ध आयु शून्य क्रम की अभिक्रिया के लिए होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैखिक रूप से बढ़ती है। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर, यदि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाई जाए तो अधिकांश रासायनिक अभिक्रिया की दर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोगुनी हो जाएगा। चलिए सभी विद्यार्थी अगला प्रश्न देखते हैं।